इससे पहले की वीडियो में हमने लर्निंग की बात की, उसके कंसेप्ट की बात की, उसके इम्पोर्टेंस की बात की। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग की बात करेंगे, अधिगम के सिद्धांत की बात करेंगे। जानेंगे समझेंगे कि लर्निंग के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं, तो देखिए लास्ट क्लास में जब हम लर्निंग की बात कर रहे थे तो लर्निंग के बारे में हमने जाना कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग। की अधिगम क्या है, सीखना क्या है, ज्ञान कौशल और समझ हासिल करने की जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और इससे व्यक्ति के व्यवहार में, उसके बिहेवियर में या काम करने के तरीके में परिवर्तन आता है। और जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आर द बेसिक रूल्स दैट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। क्या है अधिगम के सिद्धांत? कि वे बुनियादी नियम है जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाते हैं। तो अब ये सिद्धांत क्या है, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। तो सबसे पहले एक एक करके हम इन सभी सिद्धांत को देखते हैं, फिर एक एक करके उन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत। अधिगम का ये सिद्धांत है, अधिगम के लिए जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। और देखिए जब हम इन सिद्धांत की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो लर्निंग के लिए जरूरी है। अगर लर्निंग में रेडीनेस नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, इफेक्ट नहीं है, रिइंफोर्समेंट नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के अगर लर्निंग ना हो, गोल ओरिएंटेड ना हो, तो फिर बच्चा उतने अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए जब हम लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये सारे सिद्धांत है जो लर्निंग को इजी बनाते हैं, ठीक है, लर्निंग को पॉसिबल बनाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रेडनेस, तत्परता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, अभ्यास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेड लर्निंग, लक्ष्य उन्मुख अधिगम का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं और एक एक करके हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। और एग्जाम में अगर मान लो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, यही क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या करना है, जो ही नहीं कि आप टोटल सभी करो, इनमें से जो भी आपको 5 6 अच्छे से समझ में आ जाए उसको आप अपने पेपर में लिख देना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस की बात करते हैं, तत्परता के सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये क्या कहता है, क्या बताता है? जब शिक्षार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है, तभी अधिगम सबसे अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास में जाए और क्लास में जाते ही आप उससे कह दो कि अच्छा तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, ऐसा नहीं है। पहले क्लास में शिक्षक का क्या काम है कि बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना है। अब सीखने के लिए तैयार कैसे कर सकते हैं कि हाँ, बच्चे का जो आप क्लास में जाते हैं, उनका जो बच्चे का डेली जो एक्सपीरियंस है, आप थोड़ी बहुत उसके बारे में बात कर सकते हैं, कुछ स्टोरी सुना सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस उनसे सुन सकते हैं, ताकि धीरे धीरे बच्चों को जो पढ़ने के लिए आप जो उनको सिखाना चाहते हैं उसके लिए आप तैयार कर सको। और ऐसा नहीं कि आप सीधा क्लास में गए, क्लास में जाते ही चलो हम इसको पढ़ते हैं। अब बच्चा उसके लिए रेडी हो ना हो, उसका मन करे ना करे, आप पढ़ाना तो हो सकता है स्टार्ट कर दें, लेकिन क्या बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा? नहीं। तो उसके लिए पहले बच्चों को क्या करना है, तत्पर करना है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेडनेस क्या कहता है, तत्परता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब शिक्षार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है, तब ही अधिगम सबसे अधिक प्रभावी होता है। अगर बच्चा फिजिकली और मेंटली तैयार ना हो, आप उसको कितने अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करो, आप स्मार्ट बोर्ड ला दो, कुछ भी कर लो, तो वो सीखेगा नहीं, उसका मन नहीं लगेगा। हो सकता है फिजिकली वो क्लास में हो लेकिन मेंटली कहीं और हो। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रेडनेस की बात करते हैं, तो सिद्धांत क्या कह रहा है कि बच्चों को इस तरह से तैयार करो ना कि बच्चा फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से क्लास में रहे,
ठीक है। तो मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस, की सीखने के प्रति अभिप्रेरणा और रुचि अधिगम को बढ़ाती है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस क्या कहता है कि सिखाने से पहले बच्चों को पहले तैयार तो करो, तत्पर तो करो सीखने के लिए। ठीक है। फिर हम प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं, अभी प्रेरणा के सिद्धांत की बात करते हैं। तो इस सिद्धांत क्या बताता है? मोटिवेशन इनकरेजेस लर्नर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, की अभी प्रेरणा शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के प्रेरित करती है। और जब मोटिवेशन की बात करते हैं, दो तरह की मोटिवेशन होती है, दो तरह की अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, एक आंतरिक होती है और एक बाहरी होती है। दोनों ही प्रकार की अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावी बनाती है। अब दोनों में क्या फर्क है, आंतरिक क्या है, बाहरी क्या फर्क है? तो जब हम आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अभिप्रेरणा जब आप किसी को देखते हैं, ठीक है, मतलब आपके अंदर से आती है कि नहीं मुझे अब कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने गोल तक पहुंचना है। तो जब आप मोटिवेशन आपके अंदर खुद से आती है तो उसे हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। और जब इस तरह की मोटिवेशन कोई आपको दूसरा देता है, आपके टीचर देते हैं, आपके शिक्षक देते हैं, आपके फ्रेंड्स करते हैं कि नहीं तुम पढ़ोगे, तुम सीखोगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे, कई बार वो आत्मविश्वास हमारे अंदर नहीं होता। जब आत्मविश्वास हमारे अंदर नहीं होता तो दूसरा कोई हमें जब मोटिवेट करता है, किसी काम के लिए एनकरेज करता है, तो इस तरह की अभिप्रेरणा को बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। और जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है कि नहीं हम कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, तो इस तरह की प्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो सीखने में मोटिवेशन का भी बहुत अहम योगदान होता है। ठीक है, अगर मोटिवेशन अंदर से हो या आपके शिक्षक के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके फ्रेंड्स के द्वारा आपको इस तरह का मोटिवेशन मिलते रहे तो आप खुशी खुशी चीजों को सीखेंगे। फिर आपको किसी तरह का कोई डर, कोई भय नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, अभ्यास का सिद्धांत। तो सीखने के लिए प्रैक्टिस और एक्सरसाइज का होना बहुत जरूरी है। अब बिना एक्सरसाइज के, बिना प्रैक्टिस के आप सीख नहीं सकते। चाहे हम सिंपल सी साइकिलिंग की बात करें, चाहे हम ड्राइविंग की बात करें, चाहे आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन हो कि स्कूल में आपके टीचर्स ने कराया लेकिन घर पे आपने जाके बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, तब भी आप नहीं सीख सकते। कोई भी सब्जेक्ट ले लो। तो इसीलिए सीखने के लिए प्रैक्टिस और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन, अभ्यास से पूर्णता प्राप्त होती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन परफेक्ट। ठीक है, तो बार बार दोहराने एवं नियमित अभ्यास से अधिगम आपका और मजबूत होता है, आपकी जो मेमोरी है एनहेंस होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए लर्निंग के लिए इस सिद्धांत क्या बताता है कि लर्निंग तभी पॉसिबल होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डेली आप स्कूल में तो जा रहे हैं लेकिन घर पे आके आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नहीं। अगर आपको सीखना है तो आपको डेली प्रैक्टिस और एक्सरसाइज तो करनी ही होगी। फिर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का सिद्धांत। प्रभाव का सिद्धांत क्या बताता है? जब अधिगम का संबंध संतोष, सफलता या सुखद अनुभव से होता है तो वह अधिक सुदृढ़ हो जाता है। ठीक है, मतलब जब तक लर्निंग, ठीक है, जो लर्निंग है, जो सीखना है, अब जब तक आपको ना लगे कि लर्निंग का कोई मेरे लिए फायदा हो रहा है, इसका मेरे जीवन से कुछ संबंध हो रहा है, तब तक आप नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जरूरी है कि सुखद अनुभव शिक्षार्थियों को उस व्यवहार की पुनरावृत्ति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो बच्चा जो सीख रहा है उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, वो बच्चों को पता चले कि उस सीखने का क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, तो जब अधिगम का संबंध संतोष, सफलता और सुख अनुभव से होता है तो वो अधिक सुदृढ़ हो जाता है और बच्चा भी उसको अच्छे से सीखने की कोशिश करता है। तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं, प्रभाव का सिद्धांत की बात करते हैं कि बच्चा जो सीख रहा है उसका प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए, उसका असर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उस सीखने का उसको क्या फायदा हो रहा है, उससे अभी क्या फायदा हो रहा है, फ्यूचर में क्या फायदा होगा, तभी वो अच्छे से सीखेगा। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब देखिए दो चीजें आती हैं, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी प्रेरणा और पुनर्बलन। जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो कोई काम स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन दी जाती है कि तुम करो, तुम बहुत अच्छा करोगे। जैसे कोई रेस स्टार्ट होने वाली है या आपके एग्जाम है, तो ठीक है, एग्जाम से पहले आपको आपके घर वालों की तरफ से, आपको आपके टीचर की तरफ से जो आपको अच्छे वर्ड्स बोले जाते हैं, ठीक है, आपको प्रोत्साहन दिया जाता है कि नहीं तुम कोशिश करो, तुम अच्छा करोगे। तो
कोई भी काम स्टार्ट होने से पहले मोटिवेशन दी जाती है, और जब हम किसी काम को करना शुरू कर देते हैं तो बीच बीच में जो मतलब हौसला बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। तो मोटिवेशन हमेशा काम करने से पहले दी जाती है और पुनर्बलन काम करने के दौरान दिया जाता है। मान लो आप किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, तो पार्टिसिपेट करने से पहले आपसे कहा जाता है कि नहीं तुम जीत जाओगे, तुम अच्छा करोगे, तुम टॉप 3 में आओगे, ठीक है, तो उसे तो हम मोटिवेशन कहेंगे। लेकिन जब आपने भागना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर उस टाइम कहेंगे कि नहीं और अच्छे से करो और करो। तो इस तरह की को हम क्या कहते हैं, इस तरह के जो प्रोत्साहन को हम क्या कहते हैं, रिइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव होता है जिसमें प्रेज होता है, क्लास में बच्चों की तारीफ की जाती है, उनको मतलब रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, हो सकता है स्टार बच्चों को दिया जाए, उनको ट्रॉफी दी जाए, मेडल दिए जाए, सर्टिफिकेट दिए जाए, ठीक है, अप्रिसिएशन, स्कॉलरशिप भी बच्चों को मिल सकती है। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन डिजायर बिहेवियर, कि सकारात्मक पुनर्बलन वांछित व्यवहार को सुदृढ़ करता है। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी होता है जिसमें बच्चों को आंखें दिखाना, डांटना, ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो टाइमली फीडबैक मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, समय पर दी गई प्रतिपुष्टि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाती है। क्लास में बच्चा, आप क्लास में है, बच्चे से आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दिया, तो आपने उसको कहा वाह, वेरी गुड, शाबाश, बच्चों के लिए, बच्चों इसके लिए क्लैपिंग करो, ठीक है। आप बच्चे ने, बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी है, बच्चे ने काम अच्छा किया, आपने उसको स्टार दे दिया, गुड लिख दिया, वेरी गुड लिख दिया। तो ये सब क्या है, ये सब है रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। देखिए, लर्निंग अगर हम बात करते हैं तो लर्निंग में ये नहीं कि सिर्फ टीचर बोलता रहे बच्चा सुनता रहे, ऐसा नहीं, तो इसको हम फिर एक्टिव नहीं कहेंगे, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि लर्निंग में बच्चों की भी पूरी जो है उनका भी पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब शिक्षार्थी बच्चे चर्चा, प्रयोग, गतिविधि तथा अन्य शिक्षण क्रियाओं में सक्रिय रूप से क्लास में भाग लेते हैं, तब वे विषय वस्तु को अच्छी तरह से सीखते हैं, समझते हैं और लंबे समय तक याद करते हैं। तो इसलिए लर्निंग के लिए जरूरी है कि क्लास में बच्चों का पार्टिसिपेशन हो, उनकी पूरी सहभागिता हो। ऐसा ना हो कि पूरी क्लास टीचर के लेक्चर से निकल जाए, बच्चे का कोई रोल ना हो, तो ऐसी क्लास में बच्चा नहीं सीखता। तो सीखने के लिए बच्चों का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि क्लास में आप बच्चों को देखेंगे तो चाहे हम उनके हाइट की बात करें, उनके रंग की बात करें, ठीक है, बोलने के तरीके की बात करें, सीखने के तरीके की बात करें, कोई जल्दी सीखता है, कोई सीखने में समय लेता है, ठीक है, कोई एवरेज होता है, तो हर बच्चे में कुछ ना किसी चीज में अंतर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, कि कोई सेम नहीं होता, कुछ हर बच्चे में कुछ ना कुछ जो है अंतर होता है। चाहे उनकी इंटरेस्ट की बात करें, लर्निंग स्टाइल की बात करें, पेस ऑफ लर्निंग की बात करें, तो प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमता, रुचि, अधिगम शैली तथा सीखने की गति अलग अलग होती है। इसलिए शिक्षण को प्रत्येक शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हो तो हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो आप अलग अलग तरीके से पढ़ाओ, आप एक्टिविटी से पढ़ाओ, आप लेक्चर भी दो तो क्वेश्चन आंसर भी पूछो, ठीक है, आप बच्चों का उनको अलग अलग एक्टिविटीज दो, बच्चों का असाइनमेंट भी दो तो उनको प्रोजेक्ट भी दो, ग्रुप लर्निंग भी होनी चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए। तो अलग अलग तरीकों से पढ़ाओ ताकि बच्चे जो जिनकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग है, अलग अलग तरीके से जब क्लास में टीचिंग लर्निंग होगा, बच्चों को अलग अलग मौके मिलेंगे तो बच्चा सीखेगा। प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेड लर्निंग, उन्मुख, लक्ष्य उन्मुख अधिगम का सिद्धांत। तो देखिए, जब हम बात करते हैं लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। जब अधिगम के उद्देश्य स्पष्ट, सार्थक और निर्धारित होते हैं तब अधिगम अधिक प्रभावी होता है। तो इसलिए गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि वो क्यों सीख रहे हैं, उनका उस सीखने से उनका क्या फायदा होगा, उनको क्या चीजें पता चलेंगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेड लर्निंग, लक्ष्य उन्मुख अधिगम का सिद्धांत। फिर प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ये क्या है कि रेगुलर फीडबैक हेल्प्स लर्नर आइडेंटिफाई एरर्स, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड स्टे मोटिवेटेड, की नियमित प्रतिपुष्टि, बच्चा सीख रहा है तो उसको डेली उसको पता होना चाहिए कि कितना सीखा है, क्या सच में सीख गया है,
तो इसलिए बच्चों को डेली फीडबैक मिलते रहना चाहिए। नियमित प्रतिपुष्टि फीडबैक शिक्षार्थियों को अपनी जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसकी पहचान करने, अपनी जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, उसको सुधार करने तथा प्रेरित बने रहने में सहायता करती है। तो इसी फीडबैक के लिए तो बच्चों से क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको होमवर्क भी दिया जाता है, एग्जाम्स भी बच्चों को लिए जाते हैं ताकि उनको फीडबैक टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लो आपने मैथ का एक क्वेश्चन आपने सीखा, ठीक है। मैथ का जो है एक फॉर्मूला और कोई एक आपने सीख लिया। अब आप उसको सॉल्व करना सीख गए, तो आप उसी के बेस पर आप जब दूसरा क्वेश्चन मैथ का आएगा, ठीक है, तो आप उसको भी मतलब आपने सोचा कि अब पहले मैंने कर लिया तो दूसरा भी मैं आराम से उसको कर सकता हूँ, ठीक है। आपने मैप में जैसे इंडिया का मैप था, तो उसमें आपने एक जगह ढूंढ ली कि अच्छा ये उत्तर प्रदेश ए रहा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ ए रहा। तो उसी के आधार पर आप उसी नॉलेज के आधार पर आपसे कहा जाए अच्छा उत्तर प्रदेश आपको पता चल गया, तो अब आप बताइए कि जो चेन्नई है वो कहाँ पर है, ठीक है। या तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, कर्नाटक क्या है। तो मतलब क्या है कि जब हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल एवं अनुभव का उपयोग नई परिस्थिति तथा वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में किया जाना चाहिए। अगर बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, समस्या समाधान जो क्षमता है, या निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग की बात करें, इस तरह की बच्चों में स्किल डेवलप हो रही है, तो बच्चा क्या करेगा, अलग अलग सिचुएशन में वो क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा ताकि जीवन की जो उसकी जो बैरियर्स हैं, जो हर्डल्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो आराम से दूर हो सके। तो जब हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन शुड बी अप्लाइड टू न्यू सिचुएशन एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम, की एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल और अनुभव का उपयोग नई परिस्थितियों तथा वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में किया जाना चाहिए। तो इसे ही हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं कि जो चीजें सीख रहे हैं उसको हम अपने जीवन में अपना सके। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, शैक्षिक निहितार्थ की बात करते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या शैक्षिक निहितार्थ क्या होते हैं, एक तरह के सुझाव होते हैं कि इसकी मदद से किस तरह से एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो जब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट आर, मतलब जब हम बात करते हैं कि इस तरह के क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पे बच्चे जो है उत्साहपूर्वक प्रेरित हो, सीख सके, सीखने के लिए बच्चों में क्यूरियोसिटी हो। तो ऐसी कक्षा का वातावरण बनाना जहां विद्यार्थी उत्साहपूर्वक सीखने के लिए प्रेरित हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर देना। सीखे हुए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए निरंतर अभ्यास और समय समय पर उसको क्या करना, बार बार रिपीट करना, ठीक है। बच्चा लगातार रिपीट करेगा, लगातार प्रैक्टिस करेगा, तो क्या होगा, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो मेमोरी है और शार्प होगी और बढ़ेगी। तो इस तरह से बच्चों का सीखना होगा। साथ ही साथ प्रोवाइड टाइमली फीडबैक ऑन स्टूडेंट वर्क एंड एनकरेज गुड परफॉर्मेंस, कि विद्यार्थियों के कार्य पर उचित समय पर प्रतिक्रिया दें तथा अच्छे प्रदर्शन को प्रोत्साहित करें। और क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, उसका ध्यान रखना है। प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, क्षमता, गति एवं सीखने की शैली के अनुसार शिक्षण की योजना बनाना है ताकि सभी बच्चे सीख सकें, उनको सीखने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और बिफोर स्टार्टिंग अ लेसन क्लियरली एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न एंड व्हाई, कि जब भी आप कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं तो सिखाने से पहले बच्चों को ये जरूर बताइए, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस की बात करें तो बच्चा क्या सीखने जा रहा है, उसका क्या बच्चों के लिए बेनिफिट होगा, बच्चा उसको क्यों सीखे। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले विद्यार्थियों को स्पष्ट करें कि वे क्या और क्यों सीखने वाले हैं। तो इस तरह से आपको इस समझ में आ गया होगा कि लर्निंग के अलग अलग प्रिंसिपल्स क्या हैं जो लर्निंग के लिए जरूरी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।